नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर चर्चित चेहरे पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं अपने कामों से या कभी कभी अपनी खामियों से। कुछ इतना बुरा हुआ वर्जीनिया गुफ्रे के साथ कि उनके नाम पर 10 फरवरी 2026 को एक लॉ बना दिया गया, नेम्ड वर्जीनियाज लॉ। इस लॉ का मेन फोकस was on the survivors of wide range of civil victims availing the opportunity to seek justice regardless of how much the time has passed. इसी पे बेस्ड हमारे एक विक्टिम की कहानी, वर्जीनिया गुफ्रे, who was trafficked at the age of 16 to Jeffrey Epstein, जो एक 16 साल की बच्ची को अपने साथ एक प्राइवेट आइलैंड पे ले गया एंड फोर्स्ड हर टू हैव सेक्सुअल एनकाउंटर्स एज अ माइनर। और बस एक ये केस नहीं, ना जाने ऐसे कितने केसेस सामने आए अगेंस्ट जेफरी। कहते हैं पैसा इंसान को ले डूबता है, शायद वैसा ही कुछ हो रहा है एप्स्टीन और उसके फेलो पार्टी एनिमल्स के साथ आफ्टर हिज डेथ। जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं, बल्कि एक वार्निंग है कि जब पैसा, पावर और कनेक्शंस बिना अकाउंटेबिलिटी के किसी को मिल जाए तो सिस्टम फेल कैसे हो सकता है। एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। वो किसी रॉयल या एलीट बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते थे। उनका परिवार मिडिल क्लास था और उसकी शुरुआती जिंदगी बिल्कुल ऑर्डिनरी थी। ना उसके पास पॉलिटिकल पावर थी और ना ही कोई लेगेसी वेल्थ, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी और उनका ट्रस्ट मिसयूज करने का टैलेंट। अपनी जवानी में एप्स्टीन ने कूपर यूनियन और एनवायू जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करी। अपनी जवानी में एप्स्टीन ने कूपर यूनियन और एनवायू जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करी, लेकिन कभी डिग्री कंप्लीट नहीं करी। फिर भी बिना कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशंस के उन्हें डेल्टन स्कूल जैसे प्रेस्टीजियस स्कूल में मैथ्स टीचर की जॉब मिली। यही एक पहला रेड फ्लैग माना जाता है, क्योंकि इतने बड़े स्कूल में बिना डिग्री के एंट्री कैसे मिली, इसका आंसर कभी क्लियर नहीं हुआ। टीचिंग के बाद एप्स्टीन शायद पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, बट हमेशा मैथ्स में इंटरेस्टेड थे, और इसी इंटरेस्ट और टैलेंट ने उन्हें फाइनेंस की दुनिया में एंट्री दी, और यहीं से उनकी ज़िंदगी ड्रामेटिक तरीके से बदलने लगी। फाइनेंस सेक्टर में एप्स्टीन ने बेयर स्टर्न्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किया। धीरे धीरे वो पावरफुल बिलियनियर्स क्लाइंट्स के बीच घुस गए, लेकिन वहाँ भी एक सवाल उठा, उसके क्लाइंट्स कौन थे, उसका पैसा एग्जैक्टली आता कहाँ से था। आज तक एप्स्टीन की वेल्थ एक कंप्लीट सोर्स नहीं है। इस मिस्ट्री ने ही उसे और ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस बना दिया। 1990s के बाद एप्स्टीन सिर्फ एक फाइनेंसर नहीं था, वो एक सोशल कनेक्टर बन गया। ऐसा आदमी जो पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, साइंटिस्ट और रॉयल्टी को एक रूम में ला सकता था। उसके पास मल्टीपल लग्जरियस प्रॉपर्टीज़ थी, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेरिस और एक प्राइवेट आइलैंड जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से ये एक ग्लैमरस लाइफ लगती थी, लेकिन अंदर एक डार्क रियलिटी छुपी थी। मिड 2000s के टाइम पे पहली बार एप्स्टीन के खिलाफ एक सीरियस एलिगेशन सामने आए। कोई अंडर एज लड़की ने बताया कि उन्हें मसाज के नाम पर रिक्रूट किया गया। ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं थी, ये ग्रूमिंग का प्रोसेस था। पैसे, गिफ्ट, अटेंशन और फेक अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू एप्स्टीन खुद डायरेक्टली ये सब नहीं करता था, उसके पास एक पूरा सिस्टम था। इस सिस्टम का सेंट्रल हिस्सा था गैसलाइन मैक्सवेल, उसकी क्लोज एसोसिएट। 2005 से 2006 के बीच फ्लोरिडा की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। एविडेंस स्ट्रॉन्ग था, विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स भी थे, लेकिन 2008 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। एप्स्टीन को एक डील मिली जिसमें उन्होंने बहुत माइनर चार्जेस एक्सेप्ट किए और उसे बहुत कम पनिशमेंट मिली। जेल के नाम पर उसे वर्क रिलीज मिला, जहां वो दिन में बाहर जा सकता था। इसी डील को आज भी अमेरिका जस्टिस सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म होने की जगह यहाँ से शुरू हुई। सर्वाइवल्स चुप नहीं रहे, सिविल केसेस फाइल होते रहे। 2010 के दौरान एक बड़ा नाम सामने आया, वर्जीनिया गुफ्रे। उसने बताया कि कैसे टीनेज में गैसलाइन मैक्सवेल के थ्रू एप्स्टीन से मिलाया गया। वर्जीनिया के एलिगेशंस के अकॉर्डिंग उसे एप्स्टीन मल्टीपल लोकेशंस पर लेकर गया, जिसमें उसका प्राइवेट आइलैंड भी शामिल था।
एलिगेशंस लेटर कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और स्वॉन स्टेटमेंट्स का भी हिस्सा बने। वर्जीनिया गुफ्रे का केस के थ्रू एक पावरफुल नाम सामने आया, प्रिंस एंड्रू ड्यूक ऑफ यॉर्क्स। वर्जीनिया ने स्टेटमेंट दिया कि उसे एप्स्टीन के नेटवर्क के थ्रू प्रिंस एंड्रू के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए फोर्स किया गया। प्रिंस एंड्रू ने ये सारे एलिगेशंस डिनाई कर दिए, लेकिन 2022 में उनका सिविल केस सेटलमेंट के साथ क्लोज हुआ। ये केस प्रूफ था कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ एक आदमी तक नहीं लिमिटेड था, ये पावर के हाईएस्ट लेवल्स तक पहुंच चुका था। 2019 में पब्लिक प्रेशर और मीडिया इन्वेस्टिगेशंस के बाद एप्स्टीन को फाइनली फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस पर अरेस्ट किया गया। इस बार चार्जेस बहुत सीरियस थे और इस बार कोई प्ली डील नहीं थी, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही 2019 में एप्स्टीन कस्टडी जेल में डेड पाया गया। एप्स्टीन की डेथ के बाद भी जस्टिस प्रोसेस रुका नहीं। उसकी एसोसिएट मैक्सवेल पर ट्रायल चला और 2021 में उसे ट्रैफिकिंग में मदद करने के लिए कन्विक्ट किया गया। ये एक रेयर मोमेंट था जहां सिस्टम में कम से कम एक पावरफुल इनेबलर को अकाउंटेबल होल्ड किया। आज एप्स्टीन का नाम सिर्फ एक क्रिमिनल के रूप में याद नहीं किया जाता, वो एक सिंबल बन चुका है सिस्टम फेलियर का, पावर के अब्यूज़ का और बात का कि सर्वाइवर्स को बोलने में सालों साल लग सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा इंसान था जो गरीबी से नहीं बल्कि इनविजिबिलिटी से निकला और जिसने पावर पाने के बाद उसे कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ किया। उसकी कहानी से हम ये सीखते हैं कि सिर्फ आदमी खराब नहीं, बल्कि जब पूरा सिस्टम ही आंखें बंद कर लेता है तब लोग सरवाइव कैसे करते हैं। आज जब रिसेंटली इन सब केसेस पे रिसर्च हुई तो काफ़ी ईमेल्स, प्रूफ्स, वीडियोस बाहर आई जिन्हें पब्लिकली फाइल किया गया बाय द नेम एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें कई मेजर पावरफुल लोगों का नाम भी है, जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, लियोन ब्लैक, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू एंड मेनी मोर। आज का एपिसोड हम एक क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे कि क्या एप्स्टीन ने सुसाइड इसलिए की बिकॉज ही कुडंट हैंडल द वे ही वाज ट्रीटेड इन द जेल, या फिर टू सेफगार्ड द नेम ऑफ ऑल दीज फेमस पीपल्स। ये था हमारा आज का एपिसोड और आज का चर्चित चेहरा जेफरी एप्स्टीन। अगले एपिसोड में हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और पूछिए, क्योंकि हर चेहरा चर्चित होता है, बस नज़र चाहिए। धन्यवाद।